नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा का सवाल, विपक्ष का बवाल। उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से मुख्य विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस ने सरकार की टेंशन अपने विरोध प्रदर्शन बढ़ा दिया है। कांग्रेसियों ने पहले बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में सचिवालय का घेराव किया और इसके बाद अब सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के घेराव किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में हुए इस घेराव में बवाल देखने को मिला है। कांग्रेस का यह आरोप है कि मंत्री चुनाव में व्यस्त हैं, सरकार का ध्यान जनहित से जुड़े मुद्दों पर बिल्कुल नहीं है। प्रदेश की शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि आने वाले चुनाव में सियासी लाभ लेने और मीडिया के सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेसी इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि धरातल पर सरकार की व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। आयुष्मान योजना से हर व्यक्ति तक इलाज मुहैया कराया जा रहा है। बताते चले कि पहाड़ों में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति चिंतनीय है। हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि ग्रामीण सीएचसी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है और रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़ों में 80,000 की आबादी पर एक सीएचसी होनी चाहिए। इस लिहाज से अगर देखें तो पहाड़ में 44 सीएचसी की कमी है। अब सवाल यह है कि आखिर कब राज्य की बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सरकार सुधार करेगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे वैसे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में कांग्रेस ने ठंड के मौसम में सियासी पारे को गरमा दिया है। कांग्रेसियों ने पहले नशा नहीं रोजगार दो के तहत सचिवालय का कूच किया। इसके बाद अब राज्य की बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार का ध्यान सिर्फ चुनाव जिताने पर है, जबकि जनहित जुड़े मुद्दों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे नाराज होकर विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्य के स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के आवास का घेराव किया। भाजपा का तर्क है कि मीडिया बटोरने के लिए कांग्रेस कर रहे हैं। कोई सरोकार नहीं है। कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास किया गया, कोशिश की गई, लेकिन मंत्री के पास समय नहीं है। हालत यह है, मंत्री मस्त है, विभाग चौपट है। ये स्थिति प्रदेश के अंदर है। और अगर मंत्री को विधायक से मिलने का समय नहीं है तो फिर किससे मिलोगे वे मंत्री जी आप? तो ये मंत्री की हालत है, स्थिति है। सर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, इसके खिलाफ संघर्ष है। और मैंने कल कहा था कि मैं एक सांकेतिक धरने पर मंत्री के आवास पर बैठूंगा। अब संघर्ष की ये पहली शुरुआत। नहीं, देखिए, चिंतित नहीं है और विपक्ष का अपना काम है, उनकी ड्यूटी है कि अगर मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो लोग उनको भूल जाएंगे। इसी क्रम में जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्री तो इतने सरल स्वभाव के हैं, जनता से भी मिलना है, से भी मिलना है और आम चिंता भी करते हैं कि स्वास्थ्य कैसे हम उत्तराखंड की सुचारू करें। बाकी राजनीति करनी है तो राजनीति विपक्ष का काम तो है ही। आपने देखा नहीं, सदन में बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी वहाँ जाएंगे। अरे भाई, आप सत्र चल रहा है, सत्र में विपक्ष है, वहाँ नहीं बात करेंगे। तो ये इसी तरह उत्तराखंड में सदन जब चल रहा होता है तो जब वॉक करेंगे सदन में, ताकि आवाज़ को नहीं उठाएंगे, जबकि ये जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन सड़कों पर लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को आह्वास करने के लिए ये नाटकबाजी करते हैं। ये उत्तराखंड क्रांति दल एक क्षेत्रीय दल है और उसको अपने समस्त उत्तराखंड में जो जन समस्याएं हैं उन पे वो रूबरू हैं, उनके लिए हमेशा वो आवाज़ उठाते रहते हैं। लेकिन विडम्बना है कि कांग्रेस और बीजेपी बारी बारी जब सरकार में आती है तो अपना काम करती नहीं, और जब जो सरकार में न रहकर बाहर विपक्ष में होती है वो एक नौटंकी के रूप में धरना प्रदर्शन करती है तथा उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों को भी छीनने की कोशिश करती है और अपना वोट बटोरने की कोशिश में काम करती है। और धरातल इन दोनों पार्टियों की मंशा भी काम करने की नहीं है। इसके लिए एकमात्र क्षेत्रीय दल जो उत्तराखंड क्रांति दल है वो काम करती है और देखा गया है कि इनकी आवाज़ दबाने के लिए
जो वर्तमान सरकार है और जो विपक्षी दल भी है, बहुत कोशिश इनकी आवाज दबाने की बहुत कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों में शिक्षा स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक है। कई बार अधिकारियों और मंत्रियों के निरीक्षण में इसकी पोल खुल चुकी है। वहीं हाल ही में आई स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की पुष्टि हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण सीएचसी में 80% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। पहाड़ों में 80,000 आबादी पर एक सीएचसी होना चाहिए। इस लिहाज में तो पहाड़ में 44 सीएचसी की कमी है। हालांकि सत्ता पक्ष का तर्क है कि भाजपा के शासन काल में स्थिति पहले से काफी बेहतर हुई है, बावजूद के विपक्ष को नकारात्मक राजनीति करनी है। सिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो विधायक होने के साथ साथ वो कांग्रेस पार्टी के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अगर उनके मिलने का टाइम तक अगर मंत्री नहीं दे रहा तो इससे अफसोसजनक बात क्या है। और चाहे स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चारधाम यात्रा में सब कुछ दिखाई दे दिया। जब लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से, कार्डियक अटैक से, उस समय मंत्री जी दूसरे प्रदेश में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्कूलों में बच्चे हैं, टीचर नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में बोलते हैं आपके शौचालय होने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, सीसी कैमरे होने चाहिए, लेकिन अपने सरकारी अस्पताल स्कूलों में कोई व्यवस्था उनकी नहीं है। और उनका अगर निर्देश होगा प्रीतम सिंह जी का, तो एक बड़ा आंदोलन भी हम सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ करेंगे। आपस में सरकार के मंत्रियों का भी कोई सामंजस्य नहीं है, आपने आने वाले समय में देखा ना मंत्रियों का अपने विभागीय अधिकारियों के संग कोई सामंजस्य है। तो ये पूरे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। उसी चिंता को व्यक्त करने के लिए वजह लगती है। देखिए, ऐसा है, अंदर की गुटबाजी है। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक गुट जो है वो लाइमलाइट में आना चाहता है। और अभी नगर निकाय के चुनाव हैं तो उनको लगता है कि हम इस तरीके के जो हैं हल्ला करेंगे तो हम पिक्चर में आएंगे या हमको टीआरपी मिलेगी, क्योंकि सारी टीआरपी हरीश दादा खा जाते हैं इनकी। अब उन तक की इनकी बराबरी होती नहीं, ना उनका ये कहना मानते हैं। उन्हीं पे इल्जाम भी कई बार लगाते हुए हमें मिले हैं। तो इस प्रकार के लोग जो अपने लीडरशिप पे भरोसा नहीं करते हैं, जो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा नहीं करते, अपने साथ के लोगों पे भरोसा नहीं करते हैं, उन पर जनता कैसे भरोसा करेगी। तो ये सिर्फ इनके जो हैं वो आडंबर हैं, ढोंग है। और लगातार आप अभी देखेगी और बौखलाहट के जो हैं इनके और नमूने मिलेंगे। और हम सब तो इनकी निंदा करते हैं, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है किसी के साथ भी व्यवहार करने का। जनप्रतिनिधियों को तो व्यवहार कुशल होना चाहिए। कुल मिलाकर निकाय चुनाव से पहले विपक्ष ने एक के बाद एक तमाम जनहित से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार की घेराबंदी तेज कर सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों से इनकार करते हुए बेहतर स्वास्थ्य का दावा कर रहा है। हालांकि जमीन हकीकत सरकार के दावे से विपरीत है। इस बात का खुलासा स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में भी हो चुका है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार कब तक बदहाल स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था में सुधार करती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। रविंद्र कुमार जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और दीप्ति दुधपुड़ी जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। हमारे साथ में उदित घड़ियाल साहब हैं, समाज सेवी हैं। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। अभी थोड़ी ही देर में हमारे साथ में चर्चा में जुड़ेंगे प्रमोद कपरवान जी। लेकिन उससे पहले सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत रविंद्र कुमार जी के साथ में कर लेंगे। रविंद्र जी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा व्यवस्था प्रदेश में बदहाल है, विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं सब ठीक है, जबकि रिपोर्ट्स भी कुछ और कह रही हैं। आखिर कब बेहतर होंगी प्रदेश में ये व्यवस्थाएं? देखिए गरिमा जी, अब विपक्ष का काम, कांग्रेस के पास तो मुद्दे नहीं बचे हैं। मुद्दा वही विपक्ष है इस प्रदेश में क्या पूरे राष्ट्र में जिस प्रकार से कांग्रेस की स्थिति है, वो कुछ भी कोई भी इस तरीके की बातें करके बरगला के लोगों के बीच में भ्रम पैदा करके कहीं ना कहीं अपने आप को जीवंत दिखाना चाहती है, जीवित दिखाना चाहती है। इनके पास मुद्दों की कमी है। और दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अभी परसों का ही है, जब इन्हें ये किसी मामले को लेके जब ये घेराव करने के लिए इन्हें पकड़ा गया, कोतवाली लेकर गए, वहां लेकर गए पुलिस लाइन, वहां जाके इन्होंने किस प्रकार की कांग्रेस के लोगों ने हरकत करी। कल महाराज जी ने शर्मिंदगी भी कही कि मुझे पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो किस प्रकार का इनका अपना एक रवैया हो चुका है। ये फ्रस्ट्रेटेड
पार्टी हो चुके हैं और ये फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी कोई इनको पता नहीं है कि हम किस प्रकार का क्या कार्यक्रम करना है, क्या हमारे पास आंकड़े हैं, क्या हमने कहना है। इनके पास कोई कुछ नहीं है कहने को, सिर्फ लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, लोगों के बीच में जाकर उनको बरगलाना, ये रह गया है। तभी इसका रिजल्ट ये है कि लोग अब इनकी किसी भी बात पे, किसी भी वादे पे, किसी भी कहने को यकीन मानने को तैयार ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से दीप्ति जी हमारे साथ में हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीप्ति जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से कह रहे हैं कि स्थितियां बिल्कुल ठीक हैं, जनता भी अब इनके सुनने को तैयार नहीं है क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है सिवाय सरकार की खामियां निकालने के। लेकिन असल में क्या ये खामियां हैं सरकार के कामों में, या शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हैं? क्योंकि हर दिन तो तस्वीरें हम खुद भी दिखाते हैं प्रदेश में किस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो कमियां हैं वो सामने निकल कर आती हैं। जी बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि अगर ये कह रहे हैं कि सरकार की कोई खामियां नहीं है, और जितनी रिपोर्ट है, यहाँ तक की रिपोर्ट भी बता रही हैं कि ग्राउंड लेवल की असलियत क्या है, तो एक बार इनको ग्राउंड लेवल पे जाकर के लोगों से बात करके देखना चाहिए कि लोग कितने परेशान हैं और स्वास्थ्य सेवाएं किस हाल में हुई है। मेरा मानना है कि यदि किसी प्रदेश की तरक्की का ग्राफ देखना होगा तो इस बात पर वो निर्भर करता है कि वहां के लोग कितने सेहतमंद हैं। और अब यकीन मानिए कि जो नीति आयोग ने कुछ टाइम पहले 21 राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक एक जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड का जो ग्राफ था वो बेहतर की जगह बेहतर से बदतर हुआ है। 15वें नंबर पर हमारा उत्तराखंड है, और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश जिसकी भौगोलिक परिस्थितियां एकदम विषम परिस्थितियां हैं, वो 5वें नंबर पर है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो उत्तराखंड है ये स्वास्थ्य के लिए लेकर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हम खुद गांव में गए थे, मैंने खुद महिलाओं का दुख बैठ करके सुना है वहां पर कि किस तरीके से महिलाएं रो रही थी। यहाँ पर इन्होंने आयुष्मान कार्ड वगैरह तो बना दिए, दिखाने को तो बोल देते हैं कि हमने ये योजनाएं निकाली है, ये योजनाएं निकाली है, पर जब उन योजनाओं का लाभ लेने की बारी आती है तो वहां पर वो आम जनता तक नहीं होती है। वहां पर खुद महिलाएं रोकर कह रही थी कि जब ये अल्ट्रासाउंड वगैरह करने जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहां के जो डॉक्टर वगैरह कहते हैं कि आपको पहले एडमिट होना पड़ेगा, यानी कि आपको पहले ऐसी सीरियस कंडीशन में आना पड़ेगा, तब जाके आपका अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा। इनकी जो एक नीति है पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करके इनकी एक मॉडल है, और वो बिल्कुल ही गांव के जो ये जो हमारे राज्य के जो जिले हैं वहां पे ये बुरी तरीके से पिट रही हैं। और इनका जो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, ये एक तरीके से इन्होंने हॉस्पिटल्स को भी रोजगार का बिल्कुल एक साधन बना दिया है, जिसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निजी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनके साथ टाइप है। ये देखिए कि जो नॉर्मल एक हमारे जैसा मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाला व्यक्ति 15 रुपए की पर्ची बना करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाता है कि ताकि उसको अच्छी सुविधा और अच्छे तरीके से वो अपना स्वास्थ्य दिखा पाए, पर वहां पे वो पर्ची बना रहा है 15 रुपए की, और वहां पे जब वो जाता है वहां पे पहले उसको टेस्ट जो होते हैं वो महंगे होते हैं, ऊपर से जो उसको दवाइयां दी जाती है, तो जो नॉर्मली सस्ती एक दवाइयां आती है वो सस्ती दवाइयां हॉस्पिटल से अंदर से मिल जाती हैं, और जो महंगी दवाइयां होती है तो जो इनका टाई अप होता है बाहर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जो हॉस्पिटल्स के बाहर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर जो शॉप होती हैं प्राइवेट, वहां इनके साथ इनका टाई अप होता है, और वहीं पे वो दवाइयां उनका बिल बनता है 2000 रुपए, 1800, 1600 रुपए। तो ये दिखावा किस बात का है? आप सरकारी हॉस्पिटल में आप 15 रुपए की पर्ची बना रहे हैं, पर वो मध्यम वर्गीय जो एक परिवार है, क्या वो इसलिए सरकारी हॉस्पिटल में आ रहा है कि वो बाहर जाकर के फिर वही 2000 रुपए की मेडिसिन ले? तो फिर इन सब चीजों का क्या फायदा है? तो आप ग्राउंड लेवल पे जाइए, ग्राउंड लेवल पे जाकर के देखिए कि स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं, लोग कितना परेशान। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे और मेहमान हैं दिघड़ियाल साहब हमारे साथ में हैं, समाज सेवी हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, समाज में
कहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। अगर सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करती है, लोग शिक्षित हो, एक बेहतर समाज का निर्माण होता है। लेकिन क्या ये मूल सुविधाएं जो लोगों के अधिकार भी हैं, सरकार की ओर से प्रोवाइड कराए जा रहे हैं? उदित जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, आवाज आ रही है आप? जी बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है। आपको उदित जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज, बोलिए सर, बोलिए। गरिमा जी, आवाज आ रही है? आप बोलिए, बोलिए। उदित जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी 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 जी, गरिमा जी देखिए, मैं एक सरकार को तो हम दोष दे नहीं सकते। 2000, अब 2024 है, 2000 से पहले जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था तो इसके पीएचसी और सीएचसी सेंटर सारे फुल होते, कोई पूरा भरा होता। ये प्रदेश, अब मुझे लगता है उदित जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। उदित जी, आपकी आवाज को हम ठीक कर रहे हैं, तब तक आपके पास में वापस लौटेंगे। और मेहमान है, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। और मेहमान है रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत सर आपका। सर, क्या जो मूल अधिकार है उनका लोगों को कम से कम फायदा मिल पा रहा है? सरकार क्या वो प्रावधान कर पाने में कामयाब आपको दिख रही है? क्योंकि बहुत आसान चीज है, हालांकि पहाड़ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत बेहतर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम सामान्य सुविधाएं तो मिल ही सकती हैं। जबकि अलग अलग आंकड़े जो निकल कर सामने आ रहे हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाओं में किस तरीके से बदहाली है वो हम देख पा रहे हैं। खुद हम खबरें लगातार दिखाते रहते हैं। सरकार को आप किस जगह पर खड़ा पा रहे हैं इस पूरे मामले में? गरिमा जी, किसी भी सरकार के लिए, और ये तो हमारे संविधान में भी व्यवस्था है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार देती भी रही है कुछ। लेकिन मुझे जो कहना ये है कि जब नव उदारवाद की नीतियां अपनाई गई हैं देश में, तो जो कल्याणकारी राज्य की बात थी उसके तहत ये आता है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का सवाल। तब सारी चीजें आपने, वो नीतियां बदल गई हैं सरकारों की। वो जो कल्याणकारी नीतियां थी उनको धीरे धीरे करके वो उसको छोड़ते चली जा रही हैं सरकारें, और सीधा सीधा लोगों को बाजार के हवाले किया जा रहा है। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, चाहे वो स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे वो रोजगार का सवाल हो, तो सारी चीजें बाजार के हवाले हैं। हमारे यहाँ जो पब्लिक सेक्टर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका भट्टा बैठा दिया इन्होंने जानबूझ के। जो आप जो प्राइवेट सेक्टर में पहले भी कई बार ये कहा, आयुष्मान की बहुत चर्चा होती है, बहुत डींगे मारती है, बहुत ब्रांडिंग उसकी कराई जाती है। मेरा ये कहना है कि जो आयुष्मान भारत सरकार के पास जो पैसा है, तो सरकार के पास कोई पेड़ तो है नहीं उस पर पैसे उगते हैं। वो पैसा तो हमारा ही पैसा है जिसको आप आयुष्मान के माध्यम दे रहे। वो सरकारी पैसे का, जो सरकार का खजाना है, जो जनता से आपने लेके भरा है, वो उस पैसे का निजीकरण है। और उस पैसे का निजीकरण आप प्राइवेट क्षेत्र में जो आपके चहेते लोग हैं, कुछ नॉर्म्स आपने बना दिए हैं, वो फल फूल रहे हैं उस आयुष्मान के उसमें। लेकिन जो आम आदमी है, जो आम ग्रामीण क्षेत्र में है, जो हमारे जैसे पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों में, उसमें तो कोई व्यवस्था है नहीं। उस आयुष्मान का क्या चाटना है किसी ने? जब आपके पीएचसी पे वहाँ डॉक्टर नहीं है, आपके पीएचसी पे कोई वहां पर बीपी तक देखने वाला नहीं है, तो वो आयुष्मान का क्या करना है? वो तो आयुष्मान से क्या वो कार्ड दिखा के आसमान में ही चला जाता है बिना इलाज के ही। तो सवाल ये है कि आप वहाँ कोई फार्मासिस्ट तक पीछे आंदोलन भी होते रहे हैं कि भाई आप डॉक्टर नहीं कर सकते, एक फार्मासिस्ट ही भेज दो। वो पीएचसी खुले तो थे, उनके ताले तो खुलते रहे हैं, कोई वो बीपी तो नहीं देखते। लेकिन वो भी सरकार नहीं कर रही। इसलिए नहीं कर रही है कि सरकार धीरे धीरे लोगों से, जो पब्लिक सेक्टर का जो हमारा चिकित्सा व्यवस्था है, चाहे वो जिला चिकित्सालय है,
और पीएससी हैं। आज भी आप देखें दून चिकित्सालय है, आप यहाँ किसी भी सरकारी अस्पताल में आप चले जाए, वहाँ भीड़ रहती है। वो ओपीडी में लोगों का भरोसा उस अस्पताल पे है। वो किसी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन पे उतना भरोसा नहीं है लोगों का, इसलिए वहाँ ओपीडी में बहुत भीड़ रहती है। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि लोग यहाँ पर आए। सरकार इसलिए उनको वहाँ पर जो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए, जो खर्च वहाँ पर होना चाहिए, जो पब्लिक सेक्टर का जो अस्पताल है, जिला अस्पताल है और पीएससी है, सीएससी है, जो वहाँ का बजट है, जो उनको खर्च होना चाहिए, वो नहीं कर रही है सरकारें। उससे पीछे जा रही है और उसमें कह रहे हैं कि आपके पास आयुष्मान है, आप कहीं भी जाके करा सकते हैं। लिस्ट उनको दिखा दी जाते। अरे मुझे तो अपने दून अस्पताल में भरोसा है, वहां के डॉक्टर पे भरोसा है। जब बाहर किसी में हम जाते हैं हॉस्पिटल में, जब उन पे कोई इलाज नहीं होता तो वो कहते हैं दून में चले जाओ। वो प्राइवेट वाले दून में ही भेजते हैं, वो प्राइवेट वाले किसी सरकारी अस्पताल की रिकमेंड करते हैं। लेकिन सरकार उससे खुद उस जिम्मेदारी से भागना की कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे कभी पीपी मोड पे कर रहे हैं। वो पीपी मोड क्या है? वो पीने वाला ही मोड है। अब सरकार को कई जगह पर तो वापस कदम उठाने पड़े कि वो नहीं चल पाए पीपी मोड पे, क्योंकि पीपी मोड पे उनको पीपी मोड तब होगा जब जनता से उनको पैसा नोचना है। अब वो जनता उतना पैसा देने में सक्षम नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें हैं। ये बुनियादी जो सवाल ये है कि हमारे पास डॉक्टरों की, इसकी पोटेंशियल की उसकी कमी नहीं है, सवाल नीतियों की कमी है कि आप पब्लिक सेक्टर का जो हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते हैं। उस पे आप कोई विशेषज्ञ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। अरे एक पीएससी पे कम से कम उसको जो सामुदायिक केंद्र है जगह जगह दूर है वो भी। और मैं तो शुरू से ये कह रहा हूँ कि 24 साल में हम अपने गांव में एक स्टेशन नहीं दे पाए हैं। आज भी हम एक लकड़ी के डंडे पे वो प्रसव पीड़ा महिला को कंधे पे उठा के ले जाते हैं। उस ग्राम पंचायत में, उस ब्लॉक में आप एक स्ट्रेचर की व्यवस्था नहीं कर पाए कि आराम से उसको हम रोड साइड से लाए, एम्बुलेंस तक ले आए। वो कंधे में ही लाना पड़ता है। और ये परसों की तो घटना, आपका इतना बड़ा संस्थान है आयुर्वेदिक, ये एम्स में क्या हुआ उसमें? ये सब समाचार पत्रों में है ना, वो कोई दिख रहा है सारी चीजें। तो ये बड़े सोचने चीजें। कभी कभी तो हमको बड़ा ये लगता है कि हम कहाँ जाना चाह रहे थे, कहाँ जा रहे हैं, भूल गए हम ये सब। शिक्षा, हमारे यहाँ 1100 विद्यालय बंद हो गए उत्तराखंड में। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है। इन सारे मुद्दों पर हम जवाब लेंगे। अभी रविंद्र जी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर की स्थितियां कैसे सुधर रही हैं और क्यों आखिर लोगों के सामने अब शिक्षा और स्वास्थ्य की चीजों का भी संकट आ खड़ा हुआ है। देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जो लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले अंबाला से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला किया। आज दिल्ली नहीं जाएंगे किसान, आज दिल्ली नहीं जाएंगे किसान। किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस लिया। किसानों के घायल होने के चलते दिल्ली कूच स्थगित। बड़ी खबर आपको बता दें, किसान नेता सरवंत सिंह पंढीर का बड़ा बयान सामने आया है। किसान नेता सरवंत सिंह पंढीर का बड़ा बयान सामने आया। किसान सिंह सरवंत सिंह पंढीर का बड़ा बयान सामने आया है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता सरवंत सिंह पंढीर का बड़ा बयान सामने आया है और सत्यवीर सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यवीर, किसानों ने दिल्ली कूच का फैसला वापस ले लिया है, फिलहाल ये राहत की खबर, लेकिन क्या प्रशासन किसानों को रोक पाने में कामयाब नजर आ रहा था? पूरी जानकारी क्या है?
गरिमा जी आपको बता देना चाहते हैं कि ये शंभू बॉर्डर है जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर पड़ता है, जो अम्बाला से कुछ दूर पर है। और किसानों ने बोला था कि 100 का जत्था जाएगा और दिल्ली में जाएगा, और 100 के जत्थे को पहले बोला था परमिशन देंगे, उसके बाद परमिशन नहीं दिया गया। और आपको पता कि आम आदमी की सरकार है जो पंजाब में है और हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, इसलिए हरियाणा की पुलिस ने ये सीधे सीधे मना कर दिया कि किसान हरियाणा से होकर दिल्ली नहीं जाएंगे। और उन्होंने बॉर्डर के ऊपर पहले की जैसे कंक्रीट भी लगा दिया, वायर बाइंडिंग भी लगा दी, मगर किसानों ने वायर बाइंडिंग को और जो भी अपना बॉर्डर था उसको क्रॉस करने की कोशिश की, और उसी में कई किसान घायल हो गए। जब किसान घायल हुए तो जो किसानों का नेता था पुनीर जी, उन्होंने अभी मना कर दिया है कि अभी किसान आज दिल्ली नहीं जाएंगे। और वहां पर छुटपुट घटना लगातार चल रही थी, और आप देख सकते हो कि चित्रों में भी आपने देखा होगा कि किसान आगे बढ़ने की कोशिश करे तो वहीं हरियाणा पुलिस उनको बार बार रोक रही थी और समझा रही थी कि आप बॉर्डर क्रॉस मत किए और दिल्ली मत जाइए। इसी को देखते हुए कि कोई ज्यादा आदमी संख्या में घायल ना हो जाए और किसी को चोट ना लग जाए, इसको देखते हुए किसान नेता ने आज दिल्ली जाने का फैसले से मना कर दिया। बिल्कुल, लेकिन बताया जा रहा है कि किसान फिलहाल कुछ घायल भी हो गए हैं, और हम तस्वीरें जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर सख्त कदम उठाए गए हैं। पूरी जानकारी उससे जुड़ी क्या है? क्या किसानों की नाराजगी भी इस मामले में प्रशासन के सामने आई है? दो चीजें हैं, एक तो आपको पता है कि पंजाब से किसान से पंजाब से दिल्ली करना चाहते हैं, और आपको पता है कि हरियाणा में जो है वो बीजेपी की सरकार है, वो नहीं चाहती कि किसान दिल्ली जाएं इस रास्ते से। और इसी में पहले भी आपको पता है कुछ दिन पहले भी समूह बॉर्डर पर बहुत बड़ी घटनाएं हुई थी और एक मौत भी हो गई थी। इसी को देखते हुए कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, और उन्होंने पहले ही बैरिकेड लगा दिए, मगर किसानों ने बैरिकेड को जब क्रॉस करने किया और जब क्रॉस करने की कोशिश की और बॉर्डर वायर भी लगा दिए गए वायरों को क्रॉस करने की, तब उस समय किसानों को चोट लगी, और इसी को लेकर उन्होंने आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। मगर किसानों ने ये नहीं बोला कि दिल्ली नहीं जाएंगे, मगर आज का जो दिल्ली कूच करने का प्रोग्राम था वो आज कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सत्यवीर आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। आज दिल्ली नहीं जाएंगे किसान, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। किसानों के घायल होने के कारण दिल्ली कूच को स्थगित किए जाने की बात सामने आई है। किसानों के घायल होने के चलते दिल्ली कूच स्थगित। और अब वापस से लौटेंगे अपने कार्यक्रम की ओर। देवभूमि के दंगल में हम स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को लेकर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रमोद कपरवान साहब अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। प्रमोद जी, बड़े आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। अभी और मेहमान भी हमारे साथ में थे जिनकी ओर से कहा गया कि ये वो बेसिक जरूरतें हैं जो एक प्रदेश में लोगों को होती हैं, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम ये सुविधाएं तो मुहैया जरूर कराई जाएं, क्योंकि चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, ये सब आम चीजें हैं। एक तरफ रोजगार को लेकर कांग्रेस पहले ही लड़ाई लड़ रही थी और अब स्वास्थ्य और शिक्षा की भी लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन क्या मदद मिल पा रही है लोगों को? क्या ये सेवाएं मिल पा रही हैं उन लोगों को? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वास्थ्य की जो आप स्वास्थ्य पे जो ये डिबेट है बहुत महत्वपूर्ण डिबेट है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ योजनाएं न बनाई हो, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आप दोनों हॉस्पिटल में चले जाएं तो जो है जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो चरमरा रही हैं, और दून तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो राजधानी का है जहां तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री जी हैं। जब वहां की व्यवस्था ऐसी हो तो आप समझ सकते हैं कि और जो प्रदेश के और जो दूरस्थ जिले हैं वहां की स्थिति क्या होगी। कहीं जो है जो हमारे हॉस्पिटल है वहां दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, और कहीं डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। तो ये तमाम जितनी समस्याएं हैं, और देखिए आप सरकार से जब जो है विपक्षी दल के प्रमुख लोग जो है स्वास्थ्य पर बात करने के लिए मंत्री से मिलना चाहते हैं, तो देखो इस प्रदेश का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आप इससे समझ सकते हैं कि यदि प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल के जो प्रमुख नेता हैं, यदि अगर स्वास्थ्य मंत्री उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आम आदमी की यहाँ पर आम आदमी को क्या मिल पाते होंगे। तो आप देखिए, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों से जुड़ा हुआ, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
और मैं ये कहना चाहता हूं कि धामी जो सरकार है वो पूर्ण रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के वो हर काम में विफल रही है, सिर्फ और सिर्फ कोरे भाषणों में और कोरे जो है वादों में जो है सरकार चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो योजनाएं अच्छी योजनाएं हैं। जैसे आप देखिए, आपकी जो अभी जो आयुष्मान के तहत जो योजना है, लेकिन धामी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि उनकी भी रखवाली नहीं कर पाती। आज जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, वहां अगर मरीज भर्ती होता है तो वो जो 5 लाख की लिमिट जब तक उसकी पूरी होती है, उसको जो है जब तक पूरी होती है तो मरे हुए को भी वो जो जब उसके प्राण निकल चुके होते हैं, लेकिन उसको भी वो रखने का काम करते हैं। तो ये आज जो है राज्य के अंदर जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये चरमराई हुई है। उनका देखिए प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। तो ये एक जो है बड़ी चिंता का विषय है। और इसमें चिंता इसलिए भी होती है कि देखो, जो लोग शोषित हैं, जो लोग वंचित हैं, गरीब हैं, मध्यवर्गीय हैं, यदि इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों में यदि उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो आखिर कहाँ वो लोग जाएंगे। तो ये बड़ी तमाम समस्याएं हैं। अभी आप शिक्षा पे आ जाओ, अभी आप अगर आंकड़े देखेंगे तो शिक्षा का हाल ये है कि अभी सैकड़ों और हजारों की संख्या में स्कूल बंद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसका रीजन ये है कि एक जो देहरादून के जो नजदीक के विद्यालय हैं उनमें जो है जी के जो वहां पर अगर जो छात्र संख्या भी है तो देखो अध्यापक है नहीं। सरकार जो है पूर्ण रूप से विफल सरकार है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि आए और ये लोगों की शिक्षा पर, लोगों की चिकित्सा पर ध्यान दे। भाई मैं ये जरूर कहना चाहता हूं धामी जी से, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आप भी मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं और आपने भी जो है ये जो समस्याएं, आम लोगों की समस्याएं आपने भी ये बहुत अच्छी तरह से देखी हैं। तो इनके निराकरण कराने के लिए अपने स्वास्थ्य मंत्री को जगाइए। आप जो है इनसे कहिए कि लोगों की स्वास्थ्य की चिंता कीजिए। ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रविंद्र कुमार जी के पास एक बार फिर से जाएंगे, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी के। उससे पहले उदित जी की आवाज एक बार देख लेते हैं। उदित जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी गरिमा जी, आवाज आ रही जी है। उदित जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, मैं ये कह रहा था कि उत्तराखंड बनने से पहले जब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था हमारा कुमाऊं गढ़वाल का, तो यहाँ के पीएचसी और सीएचसी संपूर्ण रूप से भरे रहते थे। नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर सब रहते थे। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में अगर आप आते थे तो पहली शर्त ये थी कि आप पहाड़ पे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहाड़ी इलाका कहलाता था उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आप सर्विस करेंगे। 2002 से जब ये पूर्ण सरकार बनी उत्तराखंड में, तो तब से लेके तिवारी जी आए, तिवारी जी ने कुछ प्रयास कर। ठीक है सर, उदित जी की आवाज नहीं मिल रही है ठीक तरीके से। रविंद्र जी का रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, शिकायतें सबको हैं देखिए, और हर किसी ने इस बात को, आप जो दावे कर रहे हैं कि आंकड़ों में हमने तो ये दिखा दिया कि हमारे यहाँ पर इतना विकास हो गया, इतनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई, लेकिन सर सच्चाई तो कुछ और ही है। विपक्षी, राजनीतिक विश्लेषक, समाजसेवी, सभी लोग सवाल उठा रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति है, क्यों लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर नहीं मिल पा रही हैं, शिक्षा जो उनका सबसे पहला अधिकार है वो भी नहीं मिल पा रहा है। अनम्यूट कीजिए सर, पहले अनम्यूट कीजिए रविंद्र जी। देखिए, अभी रतन मणि जी ने भी जिस प्रकार से सवाल उठाया, व्यवस्था जो है चरमरा गई है। मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि देखिए, प्रदेश के ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि चुनौती है यहाँ पे, ऊपर पहाड़ में दूरस्थ क्षेत्रों में चुनौती है, लेकिन उन चुनौतियों को निपटने के लिए जिस प्रकार से सरकार प्रयास कर रही है, मैं आपको 3 जनवरी 2024 का एक मैं आर्टिकल मैंने वो लिख लिया था, मैंने अभी उसे ढूंढ के अपनी डायरी में से निकाला। आप अगर दैनिक जागरण में पढ़ेंगे तो एक सर्वे हुआ था जेआरडी टाटा मेमोरियल का, जिसमें प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए और अन्य राज्यों की अपेक्षा
इनको यहाँ पे एक अवार्ड मिला था हमारी सरकार को, उत्तराखंड को। तो मैं ये कह दूं कि सब कुछ सही हो गया, ऐसा नहीं था। सब कुछ सही हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन प्रयास जिस प्रकार से लगातार चल रहा है। आप बताइए कि रतन मणि जी अभी कह रहे कि ऐसी स्थिति है कि यहाँ पे आज भी डंडे से लेकर आते हैं। बिल्कुल हकीकत है, ये बात सही है, मैं इसे नकारूंगा नहीं। लेकिन रतन मणि जी, मुझे आज भी मुझे इस बात का पता है कि उत्तराखंड बनने से पहले हमारे इस शहर में एक विधायक होते थे कपूर साहब, और कपूर साहब राजेंद्र शाह से सिर्फ हम ये अप्रोच लगवाते थे, अगर कोई बीमार हो जाता था ना, कि भाई साहब इसे या तो पीजीआई भिजवा दो या दिल्ली एम्स भिजवा दो। तो ये स्थिति थी। आज हमारे पास सरकारी 4 मेडिकल कॉलेज है जो यहाँ डॉक्टर बनाते हैं, जो उत्तराखंड बनने से पहले नहीं थे। 3 प्राइवेट कॉलेज हैं। आज दूल भी मेडिकल कॉलेज बन चुका है, यहाँ पे भी डॉक्टर बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पे भी पढ़ लिख के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खराब हो गया। देखिए, आज जो दर्शक आपका एक नई उम्र का बच्चा बैठा होगा ना, तो वो कहीं ना कहीं बरगला जाता है कि हो सकता है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो आप अगर पूर्व के आंकड़े अगर देखेंगे, तो आज की स्थिति को देखेंगे, तो आज स्वास्थ्य सेवाओं को लेके बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा काम हुआ है। आज कई जगहों पे ऊपर दूरस्थ क्षेत्र में आप देखेंगे 50-50 बेड के हॉस्पिटलों का निर्माण हो रहा है। काशीपुर में 200 बेड का निर्माण हो रहा है। थलीसैंण में 50 बेड का के हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार ने यहाँ पे नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बाहर से लोगों को आमंत्रित किया है कि आप यहाँ पे जो है ट्रेनिंग दीजिए, और यहीं के उसको बच्चों को जो है नौकरी भी दीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे वेलनेस का कार्य बहुत अच्छे से हो सकता है और आने वाले समय में सब चीजें दिखाई भी देंगी। सब कुछ खराब हो गया ऐसा भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस प्रकार से माननीय धामी जी प्रयास लगातार इस ओर कर रहे हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जेआरटी मेमोरियल का अवार्ड भी इसी कारण मिला है हमें जनवरी 2024 में। और जिस प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि 5 लाख रुपए वाली जो हेल्थ स्कीम है, उसको लेके कांग्रेस ने किस प्रकार से एक तरीके से उसको जो है एक बेकार स्कीम बताने की कोशिश करी। अरे भाई, आप उसके घर जाके देखिए, जिसको एक गरीब व्यक्ति का, जिसके घुटने का ऑपरेशन हो गया हो, जिसके हार्ट का ऑपरेशन हो गया, जो सोच भी नहीं सकता था, उसका इलाज। रविंद्र भाई, आप मैंने आयुष्मान योजना की तारीफ की है, मैंने आयुष्मान योजना की तारीफ की है, आपने तारीफ की है, लेकिन साथ साथ में आपने ये इल्जाम लगा दिया कि इस स्कीम के तहत करप्शन हो रहा है। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? उसको जो है उसको भी जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल है वो लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए आप और हम ये सच है, इसमें कोई दोहराई थोड़ी है। जो आयुष्मान योजना है, आयुष्मान जो प्रधानमंत्री ने योजना बनाई है, वो मील का पत्थर साबित है, बहुत अच्छी योजना है। लेकिन उसको प्राइवेट हमारे जो डॉक्टर है वो उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं। मैंने ये कहा, कोशिश ना करिए कि जी 5 लाख रुपए का इलाज जब तक खत्म नहीं हो जाता डॉक्टर उसको एडमिट करके रखते हैं। अगर आपके पास कोई सूचना है आप मुझे बताइए, मैं आपके साथ रविंदर जी मेरे पास प्रमोद जी एक एक करके बोलिए, मैं आती हूँ, इसके बाद आपके पास ही आती हूँ। जिसको परेशानी, ठीक है, अब रविंद्र जी, धक्के खा रहा हूँ, रविंद्र जी आप सुन लीजिए उनको, आप सुन लीजिए। जांच कराइए। ठीक है रविंद्र जी, अब आप बोलिए। रविंद्र जी प्लीज आप बोलिए ना, मत करिए, ये ठीक है, गरीबों के लिए स्कीम है। ठीक है रविंद्र जी, हो गया। रविंद्र जी हो गया, ठीक है, आप सुन लीजिए उनको भी, वो भी मेहमान है, आए हैं चर्चा में, उनकी बात तो सुनिए कम से कम। सर प्रमोद जी, मेरा कहना ये है, मैं जो आयुष्मान कार्ड का मैंने बुराई नहीं की। आयुष्मान कार्ड सचमुच में गरीब के लिए जो है, मध्य वर्गीय के लिए जो है वो संजीवनी बूटी का काम कर रहा है। लेकिन मैंने ये जरूर कहा है कि आयुष्मान कार्ड को जो ये प्राइवेट जो हॉस्पिटल है, ये जब तक वो 5 लाख समाप्त नहीं हो जा रहे तब तक उनकी बॉडी तक देने का काम नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा। हाँ। और ये मैं अभी जो आपके साथ में मैं 20 मिनट लेट हुआ, मैं अभी ही डेड बॉडी से ही मैं आ रहा हूँ, मैं डेड बॉडी से ही आ रहा हूँ।
और इसलिए मुझे ताजी रविंदर भाई, अगर आपको जो है अगर आप पे ताकत है तो आप जांच करवाइए। तो मैंने ये आप गलत टीवी पे बैठ करके अगर आप गलत भाई मैं आपकी बात तो गलत है ना। हमने तो ये कहा, मैंने ये कहा है कि आयुष्मान योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। लोगों का फर्ज है, अगर कहीं ऐसा करप्शन हो रहा है, यहाँ कहीं हो रही है, अरे सरकार तो जांच बाद में करेगी, हम किस लिए राजनीति में है भाई? चाहे वो किसी ने बनाई अच्छी योजना होनी चाहिए। लेकिन सर ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो रहा है। सीएचसी में किस तरीके की सुविधाएं रहती है सर, कहीं पर मशीन नहीं है, कहीं पर डॉक्टर नहीं है, कार्ड लेकर लोग जाते हैं, लेकिन आयुष्मान का प्रचार तो खूब होता है लेकिन लोगों को फायदा नहीं मिलता। नहीं जो हाँ रविंद्र जी, आपसे सवाल है मेरा। रविंद्र जी को बोलने दीजिए, प्रमोद जी फिर बाद में आप बोलिएगा। देखिए गरिमा जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक उस गरीब व्यक्ति का जाके एक बार इंटरव्यू लेके देखिए जिसको इससे फायदा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कितना बड़ा सर, लेकिन अगर आप इस बात का प्रचार कर रहे हैं, इस बात से आप सुर्खियां बटोर रहे हैं कि आपने 5000 लोगों की आयुष्मान कार्ड से मदद कर दी, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे पूछ रही हूं, लेकिन अगर उन 5000 में सिर्फ 50 लोगों की मदद हुई है तो सर ये भी तो एक अपने आप में झूठ है ना। हम ये नहीं कह रहे कि आयुष्मान कार्ड पूरी तरीके से किसी या फिर किसी एक योजना की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हर अस्पताल में कमियां नहीं है, लेकिन अगर 90% कमियां निकल कर आ रही, कहीं पर एक्सरे मशीन खराब है, कहीं पर डॉक्टर ही नहीं है, तो ये अपने आप में क्या कमियां नहीं है? क्या इनको आप स्वीकार नहीं करेंगे? ये थोड़ी कह रहे हैं कि हर अस्पताल में मशीन नहीं है या हर अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। आते हैं उदित जी, इसके बाद आपके पास आते हैं। दूसरी बार की बात जब शुरू करी मैंने यही कहा कि चुनौती है। मैं ये कह दूं सब कुछ सही हो गया, ऐसा भी नहीं है, लेकिन मैं ये भी सवाल वही है ना कि ये चुनौतियां दूर कब होंगी, और ये आज से नहीं है। सबसे बड़ी बात, आप मशीन लाकर ले आते, आप मशीन खरीद कर ले आए किसी अस्पताल के लिए, अब आप बताइए आपने वहां पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की है, वो मशीन भी धूल फाकेगी ना, तो वो बेकार हो जाता है। आपका जो बजट आपने उस मशीन के लिए पास किया था वो भी पानी में चला गया। तो ये जो लापरवाहियां होती हैं, और ऐसी बहुत सी खबरें आती हैं जहां पर मशीनें धूल फांक रही हैं, वो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जहां पे ऐसी आती है वहां पे उसके खिलाफ संबंधित विभाग या संबंधित जो उसका रखरखाव की जिम्मेदारी है जहां उसका है, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए फिर भी जो है डॉक्टरों की कमी के कारण आज हमने श्रीनगर से जो मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं उनको कम फीस पे रखा, और उसके पीछे का कारण यही सोच थी कि यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा कम फीस में डॉक्टर बनेगा, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल जो है सेवा दूसरे क्षेत्रों में करेगा, और उसका कहीं ना कहीं कोई ना कहीं डॉक्टरों के बीच में जाते हुए मैं स्वयं कहूं। आप उदित जी को सुन लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मैं मान रही हूँ कि आप चुनौती होने की बात करें, लेकिन सर उम्मीद है कि चुनौतियां भी दूर हो ना, क्योंकि अगर एक चुनौती आप कह रहे हैं चुनौतियां हैं, एक व्यक्ति के सामने ये भारी पड़ जाती है चुनौती जब कोई अपना मरीज लेकर पहुंचता है, तो वहां पर स्थिति आप उससे पूछिए। आप कह रहे हैं ना कि एक व्यक्ति से पूछिए जिसको आयुष्मान कार्ड या किसी योजना का फायदा हुआ हो, उसके लिए भगवान है, लेकिन आप उससे एक व्यक्ति का भी इंटरव्यू लीजिए और उससे बातचीत करिए जो अस्पताल मरीज लेकर पहुंचे और डॉक्टर नहीं मिला, आपको असल सच सामने आ जाएगा, है ना। ये 2 चीजें हैं, तो दोनों पहलुओं को समझिए। उदित जी बोलिए सर, आप कुछ कह रहे हैं। गरिमा जी, मेरा कहना यह है कि आज का जो मुद्दा है, जो टॉपिक आपके चैनल पे है, वो पहाड़ है। देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर नहीं है। देहरादून अकेले जिले में 6 मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें एम्स भी है। उधम सिंह नगर में भी अच्छी स्थिति है और हरिद्वार में भी बहुत अच्छी स्थिति है। आप सवाल ये उठता है कि 40 लाख लोग केवल पहाड़ पे रहते हैं, जिनके वजह से ये वजूद में आया है प्रदेश। जो पहाड़ियों की वजह से ये वजूद में आया है, उनकी स्थिति जाके देखिए। ये आज की नहीं कह रहा हूं मैं, 2002 से 2024 आ गए। वो चमोली से इलाज कराने के लिए देहरादून आ रहे हैं, वो पिथौरागढ़ से इलाज कराने के लिए हल्द्वानी आ रहे हैं। ये 2002 से और आज तक यही स्थिति है। मेडिकल कॉलेज श्रीनगर बन गया, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा बन गया, लेकिन पहाड़ की जो महिलाएं हैं जिनकी बेचारी की कूल्हे टूट जा रहे हैं, कई पहाड़ से फिसल के, कुछ उनको इलाज के लिए आना ही मैदान में पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि हमने सुधार कहां करा है। मैंने आपको बताया था, मैं सबको बोलना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के समय सारे पीएससी सीएससी भरे रहते थे। कैसे संभव था?
वहां तो उस समय रिश्वत देके वो रोक सकते थे, लेकिन वो कंपलसरी था 5 साल। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बना, जब जनरल साहब ने इसमें पढ़ाई की शुरुआत करी थी जनरल खंडूड़ी के समय, तो 50,000 रुपए फीस करी गई थी। उसमें कंपलसरी था कि 5 साल ये पहाड़ पे सर्व करेंगे। वो भी खत्म कर दिया गया है बाद में। किस सरकार ने करा ये मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन ये पहाड़ के हित के लिए नहीं था। वैसी स्थिति शिक्षा की है। देखिए, पलायन जो हो रहा है पहाड़ से, हर कोई चीख रहा है पलायन पे। आपके चैनल पे दसियों बार बहस हुई है। उसका मूल कारण शिक्षा और स्वास्थ्य है। दोनों में कभी भी सुधार नहीं हो पाया। इसीलिए लोग भाग करके पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और बागेश्वर से आ रहे हैं हल्द्वानी, इधर गढ़वाल की तरफ सब भाग करके आ रहे हैं, कोटद्वार से लेकर ऋषिकेश और देहरादून। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 40 लाख लोगों की, प्रधानमंत्री मोदी आपको खुल के दे रहे हैं, आप उनसे हर चीज ले सकते हैं, लेकिन अगर हम आज भी नहीं कर पाए उस व्यक्ति के रहते हुए, तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए। और वक्त की कमी के चलते हमें अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर लगातार फोकस होने की बात एक तरफ सरकार कह रही है, लेकिन विपक्षी लगातार सरकार से ये प्रश्न कर रहे हैं कि एक तरफ बेरोजगारी को लेकर तो लोग परेशान थे, युवाओं की ओर से लगातार प्रदर्शन हो ही रहा था, लेकिन दूसरी ओर स्वास्थ्य और शिक्षा भी बदहाल नजर आ रही है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आपके न्यूज इंडिया देखते रहिए।